नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। मिड कैप्स की ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, 320 अंकों के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स, लेकिन निफ्टी आपके सामने आया 76 अंक नीचे 17,780 के स्तरों पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 735 तक हम फिसले थे, तो वहां से आप कह सकते हैं सिर्फ करीब 15 पॉइंट ही ऊपर, 15-20 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिल रही है। प्रेशर कायम है। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक अब लगभग 195 अंकों के नुकसान पर 41,365 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 41,231 का लोएस्ट ने बनाया। रिकवरी तो हुई है थोड़ी बहुत लो से, लेकिन अभी भी वो प्रेशर जोन में ही बना हुआ है। देखना होगा आज सुबह की जो ऊंचाई थी जहां पर हम खुले, कि उन लेवल्स को हम सरपास करते हैं या नहीं। फिलहाल जो सपोर्ट है वो टाइटन, एल&टी, आयशर, बजाज ऑटो, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से बना है, लेकिन इस मार्केट को ड्रैग कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एम&एम, टीसीएस। तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में जहां पर पिछले सत्र में आपको याद होगा कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले थे, आज वहीं पर मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं जहां से दबाव बना है। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस भी मेरे ख्याल में दबाव के घेरे में ही हैं। जी हाँ, बैंक करीब 0.5% नीचे 1.43% के नुकसान पर एचडीएफसी इस समय ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है। अब इंडिविजुअली कुछ ट्रेड्स हैं जो चमके हैं, उन पर आगे बात करेंगे। लार्जली रिजल्ट्स का ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर ऑयल इंडिया जहां पर खरीदारी देखने को मिली है, पीबी फिनटेक जहां पर करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स आपको दिखेंगे, लेकिन लार्जली मार्केट का जो ओवरऑल माहौल है वो थोड़ी सी नरमी वाला है या फिर एक सीमित दायरे वाला ट्रेड है। चलिए हमारे जानकारों से मुलाकात करते हैं। इस हफ्ते इस गेम शो में राजन शाह, राहुल घोष और अमोल अठवले दरअसल शामिल हो रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या रणनीति रहेगी और यहाँ से आगे की अप्रोच क्या होगा, मार्केट का हाल। अमोल, गुड मॉर्निंग। बताइए अप्रोच कैसे रखेंगे इस मार्केट में। क्लियरली एक और सत्र की शुरुआत जहां पर बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार। हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक यस, जैसे कि आपने कहा कि आज निफ्टी में सुबह से सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है 17,800 का। तो देखना पड़ेगा कि इसके नीचे अगर इंडेक्स रहता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। नीचे में मैं देख रहा हूँ 17,700, 17,600 तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। अगर ये वापस 17,825 के ऊपर रहता है तो मुझे लगता है कि 17,900 जो प्रीवियस रेंज है, अपर बाउंड्री है, वहां तक मार्केट ट्रेड हो सकता है। सो मिक्स व्यू है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आई थिंक प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस किया जाए तो स्टॉक्स में ही उतर जाते हैं। अमोल बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा। मुझे एक शोभा डेवलपर्स अच्छा लग रहा है, 576 के आसपास चल रहा है, 600 तक का उसका टारगेट लग रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 562 का। स्टॉक एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में दिख रहा है रेंज बाउंड फॉर्मेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक अगर मार्केट ओवरऑल लिमिटेड रेंज में रहता है तो इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है, जो 600-610 तक जा सकता है। सो फर्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि शोभा डेवलपर्स बाय लग रहा है। तो मैं पहला टारगेट 600 लूं। 600 ठीक है, तो पहला टारगेट 600 रहेगा। शोभा डेवलपर्स में एक बाय कॉल, 562 का स्टॉप लॉस। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अमोल को भरोसा है कि यहाँ से कुछ रैली देखने को मिल सकती है। राहुल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा मार्केट में। पहला ट्रेड होगा वो एस्कॉर्ट्स होगा, लॉन्ग साइड की तरफ, बाय ऑन एस्कॉर्ट्स। करंट प्राइस आई थिंक अराउंड 2080 2082 चल रहा था जब शो शुरू हो रहा था। अभी थोड़ा शायद रैली हुआ है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1960 पे और 2480 का टारगेट रखेंगे अपसाइड पर। अगर आप नोटिस करेंगे डाइवर्जेंस है बोथ स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई में, और एस्कॉर्ट्स जनरली जो बोलिंजर बैंड्स होता है -2 और +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच का लाइन होता है, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो एस्कॉर्ट्स इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पिक। एस्कॉर्ट्स विल बी द फर्स्ट पिक, जहां पर करीब 35 रुपए की बढ़त है। 1960 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2480 का टारगेट रखेंगे। बाय साइड का ट्रेड आज हमने देखा है यहाँ पर खरीदारी करीब 1.5% तक की बनी है। राजन, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच और आपका ट्रेड क्या है इस समय।
गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन है, एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉक स्पेसिफिक तो जाना ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मेरी ओर से LNT बाई करने का रहेगा। 2198 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे करंट रेट से लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने का रहेगा 2150 का। टारगेट रहेगा 2280 और 2300, 2 टारगेट के लिए कारोबार करने का रहेगा। LNT फर्स्ट सिलेक्शन रहेगा। ओके, तो LNT आपके लिए एक ट्रेड साबित हो रहा है। वो टारगेट स्टॉप लॉसेस भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2280 के लिए एक मौका आप कह रहे हैं कि तेजी करने का है, और 2150 का स्टॉप लॉस रहेगा। लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे राजन? मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड देना चाहूंगा, वो रहेगा बाई साइड के अंदर, और वो रहेगा HAL यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 2450 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2450 पे करंट रेट से HAL के अंदर लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2380 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 2530 और दूसरा टारगेट रहेगा 2650। ओके, तो 2530 पहला टारगेट। आगे देखते हैं 2650 का भी लेवल आगे अप्रोच होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 2% ऊपर, और हैल और बाकी डिफेंस कंपनियां वैसे भी रेडार पर रहेंगी, क्योंकि आज बैंगलोर में दरअसल वो जो एयर शो शुरू हुआ है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने कल खुलासा किया था कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स को तवज्जो दिया जाएगा। यहाँ से आगे उसके लिए कुछ और ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देंगे, और वो ऑफकोर्स विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर तो दिख ही रहे हैं सुबह से। तो बाय साइड का ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2530, टारगेट 2380, स्टॉप लॉस। राहुल, एस्कॉट्स आपने पहला ट्रेड दिया, दूसरा क्या रहेगा? दूसरा एक शॉर्ट ट्रेड है एम्फोसिस में, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2165, आई थिंक अराउंड 2127 के आसपास चल रहा है, और इसका टारगेट रहेगा 1960। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे, एम्फोसिस डाउन ट्रेंड में है, डाइवर्जेंस भी है ऑन मल्टीपल मोमेंटम इंडिकेटर्स। गैन को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है, गैन हाई लो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और आज भी वीक है ये स्टॉक। सो शॉर्ट जा रहे हैं एम्फोसिस में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2165। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 1960 का शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो आज टेक्नोलॉजी जो थोड़ा सा डीरेल हुआ है, उसी के साथ ये ट्रेड है। 1960 का टारगेट रहेगा, शॉर्ट करने की सलाह। 2165 के स्टॉप लॉस के लिए आपने ट्रेड लेना है। अमोल, आपकी बारी, दूसरा ट्रेड। यस, आई थिंक मैं भी टेक्नोलॉजी स्टॉक ही एक शॉर्ट देख रहा हूँ। विप्रो मुझे लग रहा है कि एक वीक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है। 402.5 का फ्यूचर्स चल रहा है, 387 तक ये नीचे में जा सकता है, और 410 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। टेक्निकली आई थिंक स्टॉक में लोअर टॉप फॉर्मेशन है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आईटी स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक इसमें भी वीकनेस और बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। आपने कहा 387 टारगेट रहेगा, राइट? विप्रो का, यस, 387। ओके, तो 387 के लिए विप्रो भी एक शॉर्ट कॉल। तो एम्फोसिस राहुल ने पहले कुछ देर में चुना, और अब विप्रो पर एक मंदी का ट्रेड इस समय अमोल भी दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 387 के लिए फिलहाल शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर आपके लिए बना है। तो दो ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से। एक और ट्रेड आएगा, फिर इस समय के लिए पोर्टफोलियो भर जाएगा। आगे देखेंगे क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चले, लेकिन रिजल्ट सीजन है और मेट्रोपोलिस की बात कर लेते हैं। ये तिमाही दरअसल थोड़े बहुत दबाव वाली रही है। मुनाफे में 13% और आय में 3% की गिरावट दर्ज हुई। एबिटा में भी प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए करीब 100 बेसिस पॉइंट। यहाँ से आगे की स्थिति क्या है, प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे? हमारे साथ कंपनी की MD अमीरा शाह जुड़ गई हैं। अमीरा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थोड़ी सी नरमी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। आई एम नॉट श्योर कि अब कोविड से तुलना करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स आप सभी के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला था जिस तरह के टेस्ट हो रहे थे। एक्स ऑफ कोविड आपका बिजनेस इस समय कैसा खड़ा है? एंड इस थर्ड क्वार्टर में जो थोड़ा सा प्रेशर आया है ऑन द रेवेन्यू, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और EBITDA, कोई खास कारण? नहीं, एक्चुअली जो आपने एक सवाल पूछा वो सही सवाल है कि एक्स कोविड में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए कोविड किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। जब आया था लास्ट 2-3 साल तो हमने टेस्ट की थी, लोगों का ख्याल रखा था। अभी वो इन्फेक्शन चले गया है तो वी शुड बी हैप्पी, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द बेस। आप देखिए तो एक्स कोविड ग्रोथ इज 20% year on year for the same quarter, and actually the performance is probably the strongest in the industry. EBITDA margin भी आप देखिए तो हमने
ऑपरेटिंग EBITDA लेवल पे हमारी मार्जिन 28% है, क्योंकि हम बहुत न्यू लैब्स शुरू कर रहे हैं, इसीलिए 27% एडजस्टेड EBITDA। बट एक्चुअली इफ यू सी हमारी जो मैच्योर बिजनेस है उस पे हम मार्जिन हमने प्रोटेक्ट किए हैं पूरे। तो एक्चुअली दिस हैज बीन अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मेट्रोपोलिस दिस क्वार्टर, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं खुश रहे हैं। तो आप आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। जब आप कह रहे हैं कि न्यू लैब्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है ये, कितना आप अपने लैब फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम? आप देखें तो हमने 2 साल पहले एक टारगेट ली थी कि 2025 तक हम 90 लैब्स हम शुरू करेंगे एंड 1800 सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, और हम वही टारगेट पे हम ट्रैक पे जा रहे हैं। एंड ये साल 9 मंथ्स टू डेट हमने 12 लैब शुरू किए हैं and 400 centers शुरू किए हैं। By the end of this year, obviously that will increase because we have 1 quarter more. ये सब जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में लॉसेस तो ब्रिंग करेंगी, 1-2 साल के लिए लॉसेस तो लाएंगी। तो हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में वो हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, एंड ये इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टू गो इनटू न्यू मार्केट्स, न्यू ज्योग्राफीज जहाँ पे हमारी टेस्टिंग आज है नहीं। तो ये मोस्टली Tier 2, Tier 3 टाउन्स हैं जहाँ पे हमारी आज लैब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम कलेक्शन सेंटर्स हमारी ऑलरेडी थी और हमारी कुछ वॉल्यूम्स भी थी, और इसलिए अभी वहाँ पे लैब शुरू करके हम ज्यादा टेस्ट मेन्यू ऑफर कर पाएंगे और ज्यादा मार्केट में हम sort of enter कर पाएंगे and establish ourselves. तो I think this is a good move for the company, and हमें short term losses पे focus नहीं करनी चाहिए, more out of sort of 2-3 years में क्या। तो जब आप लोग एक नया लैब सेटअप करते हैं उसमें रफली कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसके लिए क्या इंटरनल अक्रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और यू रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, और एक नए लैब को इवेंचुअली एबिटा पॉजिटिव होने में कितना समय लगता है? अब देखिए तो जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं सब इंटरनल अक्रूवल से हो रही है। वी आर OCF टू EBITDA 99% बिजनेस, सो वेरी हाई कैश फ्लो टू EBITDA, तो इंटरनल अप्रूवल्स काफी हैं। और आप देखिए तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो यूजुअली 2 साल लगते हैं फॉर एन ऑपरेशनल ब्रेक इवन फॉर मेट्रोपोलिस। वो हर लैब के लिए नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे उनका ब्रांड नहीं होता, और उसके बाद हम ऑब्वियसली फोकस करते हैं पे बैक पे। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए यूजफुल है, एंड जो हमारी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं कि ज्यादातर हमें B2C बिजनेस बढ़ाना है और हमें स्पेशलिटी कैटेगरी में बढ़ाना है, क्योंकि लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी क्वालिटी के लिए, राइट। और वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट और क्रिटिकल डिजीजेस में, कैंसर देखिए, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इसमें ज्यादातर लोगों को महत्व लगता है कि क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। सो इसीलिए हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा अमीरा, इस पर मैं आपसे कुछ और डिटेल चाहूंगी कि बीच में ऐसी काफ़ी खबरें थी, ऑफ कोर्स आपने खंडन किया कि द प्रोमोटर्स वुड लाइक टू मेंटेन मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी, लेकिन काफ़ी ये रिपोर्ट हुआ था कि शायद फ्लिपकार्ट इंटरेस्टेड है या फिर कोई और प्लेयर इंटरेस्टेड है टू पिक अप सम स्टेक। एनी डेवलपमेंट ऑन दैट फ्रंट? क्या किसी तरह के स्टेक सेल पर किसी से बातचीत हो रही है? हम एक्चुअली ये अभी 9 महीने पहले की बात है, पुरानी बात हो गई, एंड आई थिंक वी हैव कमेंटेड इनफ टाइम्स के ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, हमारी कोई इंटेंट नहीं है, ये बहुत अफवाहें थी, गॉसिप थी, एंड हमारा कोई इंटेंट नहीं है ये टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम उसी पे रह रहे हैं। हमारे न्यू जो CEO है वो भी उन्होंने ज्वाइन किया अभी 1 महीने पहले जी। तो आई थिंक हमारी जो एक्शन है आप उन पे फोकस कीजिए कि हमारा गोल यही है कि कंपनी को स्ट्रॉन्गर करना है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू। तो इवन इफ द प्रोमोटर्स आर नॉट ऑफलोडिंग स्टेक, क्या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप शायद ओपन होंगे? देखिए लोग अप्रोच करते रहते हैं, बट एट दिस टाइम हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं देखी जो परफेक्टली फिट करती है हमारे लिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट समथिंग वी आर परस्यूइंग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू अमीरा शाह। ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स लैब एक्सपेंशंस पर फोकस और स्टेक सेल का एक बार फिर खंडन करती हुई अमीरा शाह, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि लोग अप्रोच करते हैं लेकिन कुछ खास ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए उनको इंटरेस्टिंग दिखा नहीं है। स्टॉक आपके सामने करीब 2.5% ऊपर रहा है उन नंबर्स के बाद और इस कमेंट्री के बाद स्पेशली। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर एक ट्रेड और आएगा और ओवरऑल रिकैप भी।
आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की चौथी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और डोमिनोज के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दो पार्टनर थे टॉम और जेम्स, उनमें से 8 महीने के बाद ही जेम्स साहब ने अपना एक कारोबार या अपने कारोबार का हिस्सा जो है वो एक ओल्ड या पुरानी फोक्सवैगन बीटल के बदले में टॉम साहब को बेच दिया, क्योंकि वो अपने बाकी कारोबार पे जो कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उसके अंदर फोकस करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो रेस्टोरेंट कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए टॉम साहब को उन्होंने पूरी कंपनी का अपना हिस्सा बेच दिया और आप उसके बाद देखिए टॉम साहब ने किस तरह से इस कारोबार को इतना बड़ा किया है। 30 साल तक डोमिनोज महज 2 तरह के 2 साइजेस के पिज्जाज को डिलीवर करता था, जिसमें 11 टॉपिंग और उसके अलावा एक सॉफ्ट ड्रिंक कोला कंपनी ऑफर करती रही है। ये 30 साल तक का हिस्सा रहा, लेकिन विद टाइम कंपनी ने एक बड़ा इवोल्यूशन दिया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, कंपनी पहले दिन से ही सिर्फ डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि जो कंपनी की शुरुआती रेस्टोरेंट थे वहां पर बैठने की इतनी जगह नहीं होती, तो उन्होंने कहा चलो डिलीवरी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके कंपनी का कोर कारोबार ही अब डिलीवरी के तौर पर बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। और कंपनी के लोगों में आपने अक्सर 3 डॉट्स देखे होंगे। दरअसल वो 3 डॉट जो थे वो कंपनी के पहले 3 रेस्टोरेंट को सिंबलाइज करते हैं। हालांकि कंपनी
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक और ट्रेड आएगा। अब वो कौन सा ट्रेड रहेगा, चलिए इन्हीं से समझते हैं। वैसे ज्यादा तेजी के ट्रेड्स आए और 2 शॉर्ट साइड के ट्रेड्स आए। अमोल, आपने शोभा और विप्रो दिया था, शोभा बाय विप्रो सेल। अगला ट्रेड एक जिंदाल स्टील मुझे वीक लग रहा है, 592 के आसपास है, 560 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 605 है। ये कॉन्ट्रा बेट है, सो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक लोअर टॉप फॉर्मेशन है और निगेटिव पैराबोलिक SAR सीरीज है, और मुझे लगता है कि अगर मार्केट में वीकनेस बढ़ा तो आई थिंक इसमें वीकनेस और बढ़ सकता है। सो एक जिंदाल स्टील शॉर्ट लग रहा है। JSPL वैसे तो है स्टॉक 1.1% ऊपर, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर घूम सकता है। 565 के लिए शॉर्ट करे, 605 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। राहुल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? एस्कॉर्ट्स और एम्फेसिस लिया आपने। तीसरा मेरा अशोक लेलैंड लॉन्ग साइड की तरफ होगा। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 149 के आसपास चल रहा है, तो 145 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं एंड टारगेट रख सकते हैं 165। एक्चुअली ये स्टॉक जो है हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और आप अगर ट्रेंड लाइन, बॉटम पार्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन से बाउंस भी कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में ओवरसोल्ड भी है, और सिंस इट इज इन द बॉटम पार्ट ट्रेंड लाइन के अच्छा बाउंस दे सकता है इस लेवल्स से ये। ओके, तो एक तेजी का ट्रेंड इसने अच्छा खासा बनाया हुआ है, नंबर्स भी अच्छे आए थे, उसी तेजी के साथ रहे। 165 का टारगेट रहेगा, 145 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। राजन, आपने L&T और HAL दोनों तेजी के ट्रेड्स रखे हैं। तीसरा क्या सेल साइड का ट्रेड है या फिर एक और बाय साइड? हर्षिता, मैं यहाँ पे थर्ड स्टॉक जो है वो भी एक तेजी का ही सिलेक्ट करूंगा। मेरे हिसाब से मार्केट एक नैरो रेंज में चल रहा है, जहाँ पे एक नीचे में सपोर्ट एरिया है अराउंड 17,600 17,700, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जबकि रेजिस्टेंस एरिया बन चुके हैं अराउंड 17,950 और 18,100 के आसपास के बन चुके हैं। तो अभी लोअर बैंड के पास चल रहे हैं, तो मैंने सब तेजी के स्टॉक सिलेक्ट किए। मेरा थर्ड स्टॉक रहेगा यहाँ पे ब्लू स्टार बाय करने का। 1380 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से बाय करने का रहेगा। 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1480 1520 ये 2 टारगेट रहेंगे। और अभी ये समर किक ऑफ होना शुरू हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आगे जाके ये काउंटर के अंदर काफी अच्छी तेजी रहनी चाहिए। ओके, तो आगे जाकर तेजी रहेगी और समर जल्दी आएगा और बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी। ये फिलहाल वार्निंग्स आना शुरू हो चुकी है ग्लोबल मेट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और उसी की तैयारी में आप वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में वैसे भी तेजी आते देख रहे हैं। तो ब्लू स्टार इस समय पिक है राजन शाह की। एक एक करके सभी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। राजन ने देखे तीनों तेजी वाले ट्रेड्स रखे हैं। L&T बाय साइड का ट्रेड 2280 का टारगेट, 2150 स्टॉप लॉस। HAL फिर आया 2530 का टारगेट और 2380 स्टॉप लॉस है। और फिर ब्लू स्टार, ये भी बाय साइड का ट्रेड, 1480 टारगेट और 1320 स्टॉप लॉस के तौर पर आपके लिए करेगा काम। L&T फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव, 0.68% के गेंस। HAL में ब्लू स्टार भी 0.09% के गेंस इनको देता हुआ। अब राहुल का पोर्टफोलियो। राहुल, याद रखिएगा पहली दफा इस गेम शो का हिस्सा बन रहे हैं। एस्कॉर्ट्स बाय साइड का ट्रेड, 2480 का टारगेट, 1960 स्टॉप लॉस। एम्फेसिस इन्होंने शॉर्ट किया, 1960 का यहाँ पर आपके लिए रहेगा टारगेट और 2165 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। फिर आया अशोक लेलैंड तेजी की तरफ, 165 का टारगेट और 145 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। एस्कॉर्ट्स आधा % ऊपर, एम्फेसिस में सेल कॉल 0.32% के रिटर्न्स दे रहा है, 0.34% के रिटर्न्स अशोक लेलैंड इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अमोल के पोर्टफोलियो पर। तो तेजी शोभा में 600 का टारगेट, 562 स्टॉप लॉस। विप्रो शॉर्ट किया है 387 के लिए, 410 स्टॉप लॉस। JSPL में भी शॉर्ट का ट्रेड, 560 का टारगेट रहेगा, 605 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स अब आपके सामने, शोभा इनको कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं करके दे रहा है। विप्रो हल्का सा ऊपर, 0.06% एंड 0.04% के रिटर्न्स JSPL में। तो ये है आपके लिए स्थिति। राहुल घोष ने अपनी पारी की शुरुआत की 1% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ, नियरली 1% के रिटर्न्स है राजन के, और अब अमोल है हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में 0.01% के रिटर्न्स के साथ। लेकिन पूरा हफ्ता है, देखते हैं हमारे जानकार आगे किस तरह के ट्रेड्स लेकर आएंगे और अपने पोर्टफोलियो को कितना और मजबूत करेंगे। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए आप तीनों को। चलिए 1 बजे अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। Mogia Steel presents